वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सीए शरद शर्मा। हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एक क्वेश्चन हमने जो बेसिक वाला था वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था और होपफुली आपने उसकी खुद से एक बार सेल्फ प्रैक्टिस की होगी। और जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार खुद से सोल्व करिएगा। जहां पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर 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 पूछिएगा। तो आज फिर से हम एक क्वेश्चंस जो हम सोल्व करने वाले हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में। ये भी ऑलमोस्ट बेसिक जैसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा यहां पे एक एडवांस पॉइंट आएगा रीवैल्यूएशंस के एडजस्टमेंट का। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और किस तरीके से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है ये, दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ H Limited and its subsidiary S Limited drawn up on 31st of March 2001। ये जो डेट देके रखी है ना भैया, ये जो डेट देके रखी है ये आपकी डेट ऑफ कंसोलिडेशन है। डेट ऑफ कंसोलिडेशन है, नाम से पता चल रहा है या फिर अपने वैसे तो नाम से ही पता चल जाएगा। दैट इज एच लिमिटेड जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है और जो एस लिमिटेड है इट्स सब्सिडरी। तो एस लिमिटेड जो है वो हो गई सब्सिडरी कंपनी। डेट ऑफ कंसोलिडेशन देखे रखा है 31 मार्च 2001 को। आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, दैट इज प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज ए डेट हैविंग रिगार्ड द फॉलोइंग्स। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पॉइंट नंबर वन दिया दैट इज रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देके रखा है 25,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन परचेज किया है, जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया है, उस दिन का आपका क्या देके रखा है, बैलेंस देके रखा है। रिजर्व का बैलेंस जो है वो आपको देके रखा है 25,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो देके रखा है 15,000। ये कब के बैलेंस है, ये है डेट ऑफ एक्विजिशन के। मतलब ये जो दोनों प्रॉफिट्स देके रखे हैं आपको, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं। ये कौन से हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं नंबर वन। नंबर टू की शेयरिंग पैटर्न क्या है या होल्डिंग कितना परसेंटेज है, तो यहां पे देखे रखा है 80% एच लिमिटेड के पास में है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं शेयरिंग या होल्डिंग परसेंटेज कितने हैं। तो यहां पे एच लिमिटेड जो है वो है 80%। ये भी आपकी क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, आप उसको रफली वर्किंग नोट्स के थ्रू आप इसको प्रेजेंट करें तो ज्यादा बेटर रहता है। एच लिमिटेड तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा भैया 20%। ये एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन आपको वहां पे प्रेजेंट करनी होती है। नेक्स्ट आता पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू में बोला है कि मशीनरी की बुक वैल्यू है 1 लाख रुपीज और फर्नीचर की बुक वैल्यू है 25,000। बुक वैल्यू थी कब, 1 अप्रैल 2020 को, जिसको रीवैल्यू करके 150 और 15 कर दिया। मतलब 1 लाख रुपीस की मशीनरी की वैल्यू थी जिसको 150 कर दिया। समझ में आ रहा है, 1 लाख रुपीस की एसेट को 150 कर दिया, मतलब आपने रिवैल्यू किया है अपवर्ड, दैट इज आपने 50,000 रुपीज इंक्रीज कर दिया, मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, नंबर वन। नंबर टू, फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 20,000 जिसको आपने कम करके 15 पे कर दिया, मतलब 5,000 का आपको क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। ये दोनों के एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि डेप्रिसिएशन की रेट देके रखिए, कुछ एडजस्टमेंट आएगा इसका भी कि 10% फर्नीचर पे, 10% मशीनरी पे है और फर्नीचर पे है 15%। ये डेप्रिसिएशन की रेट आपको देके रखिए, एनुअल रेट है। नेक्स्ट आ जाता है आपको बैलेंस शीट देके रखा है, बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। कुछ इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है, कुछ एसेट्स हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, उनके नोट्स टू अकाउंट्स बने हुए हैं, उनमें डिटेल आपको देके रखी है। ट्रेड पेबल्स हैं 150 एंड 57, कुछ पॉइंट्स हैं नहीं है सच इसके अंदर, तो दोनों का क्या करना है, टोटल लगा के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखना है। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, उसका नोट बना हुआ है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का नोट बना हुआ है, दैट इज नोट नंबर 4। तो हमको करना क्या है, शुरुआत कहां से करें, नंबर 1। तो शुरुआत करेंगे हम हमारी बैलेंस शीट से, शुरुआत करेंगे हम हमारी बैलेंस शीट से जिसका हेडिंग होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट
ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी, और उस कंपनी का नाम लिख दो, इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड। कब बना रहे हैं? इज ऑन 31st of March 2021। फॉर्मेट की बात करें तो सिंपल सा फॉर्मेट होगा इसका। इसमें 3 कॉलम होते हैं। कॉलम नंबर 1 दैट इज पर्टिकुलर, सेकेंड कॉलम जो होगा वो बनेगा नोट नंबर का, सेकेंड कॉलम बनेगा नोट नंबर का, और थर्ड कॉलम आपका बनेगा अमाउंट का। सिंपल सा फॉर्मेट है, ये आप अच्छे से बना लें। चलिए, फर्स्ट इज पर्टिकुलर, सेकेंड वन इज नोट नंबर एंड थर्ड वन इज अमाउंट। क्लियर, एकदम सिंपल। नेक्स्ट आ जाता है कि आप कहां से स्टार्ट करोगे, तो स्टार्टिंग आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज से ही होगी। इक्विटी लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 दैट इज स्टार्टिंग कहां से करोगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज से। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में भी आपके 2 कैटेगरीज हैं, नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व सरप्लस। तो दोनों को ए एंड बी नाम दे देते हैं और यहां पे लिखते हैं शेयर कैपिटल। आप जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करोगे उतना अच्छे से चेकर को समझ में आएगा और उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो प्रेजेंटेशन पे स्पेशली ध्यान दें। रिजर्व एंड सरप्लस आपका बी पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए वर्किंग नोट मतलब दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स 1 एंड नोट्स टू अकाउंट्स 2, ये 2 आपको बनाने हैं। अमाउंट कितना आएगा? जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था कि जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो ही प्रेजेंट करते हैं। सब्सिडरी वाली एलिमिनेट हो जाती है 2 चीजों से। नंबर 1 माइनॉरिटीज वाला माइनॉरिटीज इंटरेस्ट में चला जाएगा, और जो मेजोरिटी वाला है वो इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करके खत्म कर देते हैं। सीओसी निकालते हैं, गुडविल वाला पोर्शन निकालते हैं। तो यहां पे शेयर कैपिटल है 6 लाख रुपीस होल्डिंग कंपनी की, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं 6 लाख रुपीस का अमाउंट, नंबर 1। और फिर आपको बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स के लिए आपको वही चीज है, आप हेडिंग लगाएं, अमाउंट वगैरह लिखें। ये हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट कॉलम इज नोट नंबर होगा और नोट नंबर, और सेकेंड कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर का, और थर्ड कॉलम हो जाएगा आपका अमाउंट का। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोट नंबर 1 क्या चीज का बनाया था? नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। चलिए यहां पे लिख देते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसकी है? एच लिमिटेड की। तो यहां पे लिखेंगे 6000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ये किसके हैं? अब एच लिमिटेड के, तो यहां पे लिख दो ऑफ एच लिमिटेड, और अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 6 लाख रुपीस। टोटल लगा दो 6 लाख रुपीस, और ये वाली जो टोटल है वो अपन ने बैलेंस शीट में शो कर दी। नंबर 2 आएगा आपका रिजर्व सरप्लस का। अब रिजर्व सरप्लस में आपके पास में 2 चीजें हैं। नंबर 1 एक रिजर्व का पोर्शन है जो सब्सिडरी कंपनी का है, एक रिजर्व का पोर्शन है जो आपका है होल्डिंग कंपनी का। तो उसको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है वो अपन समझते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इसको अगर ध्यान से आपने सीखा तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। चलिए रिजर्व के बारे में देखते हैं। यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस में 3 लाख रुपीस होल्डिंग कंपनी का है, 1 लाख रुपीस सब्सिडरी कंपनी का है। रिजर्व में भी 2 कैटेगरीज है, रिजर्व एंड सरप्लस में 2 कैटेगरीज है। एक है जनरल रिजर्व का,
एक है जनरल रिजर्व का और एक है प्रॉफिट एंड लॉस का। होल्डिंग कंपनी का 2 लाख रुपीस का बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस में है 1 लाख रुपीस का, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। वहीं पे सब्सिडरी कंपनी में 75,000 एंड 25,000। सर आपने तो यहां पे फिगर लिखे थे 25,000 और 15,000 और यहां पे हो गया 75 और 25। सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस इसके लिए आ रहा है कि जो बैलेंस ऊपर हमने लिखे हैं वो लिखे हैं डेट ऑफ एक्विजिशन पे, और ये जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है वो हो रहा है डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे। तो 1 साल का डिफरेंस है दोनों में, तो उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। समझिएगा, यहां पे पॉइंट आ रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां पे आपका बैलेंस था 25,000 जनरल रिजर्व का, जो डेट ऑफ बैलेंस शीट पे हो गया 75,000। ठीक है, मतलब आफ्टर द बैलेंस शीट, आफ्टर द एक्विजिशन आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ये जो प्रॉफिट है 25,000 का, ये तो चला जाएगा प्री एक्विजिशन में, नंबर 1। नंबर 2, इन दोनों का जो डिफरेंस है 25 और 75, तो जो ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो हो जाएगा 50,000 और उसको अपने बोल देंगे पोस्ट एक्विजिशन। सिंपल। ट्रीटमेंट आपको पता है, याद कराऊं? चलिए, ट्रीटमेंट में था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होता है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। कैपिटल प्रॉफिट का क्या करते हैं? कैपिटल प्रॉफिट में 2 कैटेगरी बनाएंगे, एक होल्डिंग कंपनी का दैट इज एच लिमिटेड का, और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। उसी तरीके से रेवेन्यू में भी 2 कैटेगरी होगी, एक होल्डिंग लिमिटेड दैट इज एच लिमिटेड का और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पोर्शन माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में चला जाएगा, और होल्डिंग कंपनी का जो है उसको ध्यान से समझिएगा। होल्डिंग कंपनी का जो कैपिटल प्रॉफिट है वो कैलकुलेशन ऑफ सीओसी में काम आता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करते टाइम हम कंसीडर करेंगे। और जो एच लिमिटेड का दैट इज होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट है वो आपके बैलेंस शीट में शो करेंगे, इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। सिंपल, याद आया? वीडियोस में कवर किया हुआ है। चलिए, तो बढ़ते हैं कैलकुलेशंस की साइड में, रिजर्व के बारे में आ जाते हैं। तो हम बना लेते हैं इसका एक वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में आपका बनेगा कैलकुलेशन में दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस का प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट कितना है और पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कितना है। चलिए भैया, ये बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, तो इसमें आपके पास में 2 चीजें हैं, एक जनरल रिजर्व और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व एंड सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो। जनरल रिजर्व में बैलेंस था 25,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था 15,000। लेट मी चेक वंस, बैलेंस शीट के ऊपर दिया हुआ था 25 जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस 15,000, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो ये हो गया, टोटल लगा लो कितना बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें ये जो टोटल है इस टोटल में ही 2 पार्ट कर दो, एक होल्डिंग का और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, करेक्ट है। होल्डिंग का कितना परसेंट है 80%, तो माइनॉरिटीज का कितना है 20%, करेक्ट है। चलिए यहां पे आ जाएगी टोटल 40,000 की, क्लियर। 80% ऑफ 25,000 दैट इज 20,000, और माइनस करके जो माइनॉरिटीज वाला बचा वो 5,000 का बचा। 15,000 का 80% दैट इज 12,000, और जो माइनस करने के बाद में बचा दैट इज 3,000। हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का तो काम हो गया, ये आ गया 32,000 और ये आ गया 8,000, करेक्ट है। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 आएगा आपका रिवैल्यूएशन। जो रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट है ना उसको ढंग से यहां पे समझिएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस कितना है,
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कितना है। देखिए मशीनरी का रिवैल्यूएशन किया, मशीन का जो रिवैल्यूएशन किया 1 लाख की एसेट थी 150 पे लेके गए, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टोटल दैट इज 50,000। फिगर कहां से आया, समझ में आया। तो यहां पे मैं वैल्यूज भी शो कर देता हूं। 150 का अमाउंट हो गया 1 लाख रुपीज से, तो 50,000 का प्रॉफिट है, तो इसको मैं बोल दूंगा प्रॉफिट। नंबर वन। नंबर टू, फर्नीचर। फर्नीचर में क्या पोजीशन हुई, फर्नीचर में क्या हुआ, फर्नीचर में 20,000 की वैल्यू थी बुक वैल्यू, जिसको कम करके 15 पे कर दिया। ये प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। तो चलिए यहां पे आपको हुआ है फर्नीचर पे लॉस। वैल्यू कितनी थी 20,000, जिसमें से 15,000 कर दिया, दैट इज 5,000 कम कर दिया, तो यहां पे 5,000 का आपको लॉस हो गया। फाइन, परफेक्टली फाइन। तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, नेट जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 45,000। 50,000 का प्रॉफिट, 5,000 का लॉस, तो टोटल अमाउंट आपका नेट जो वैल्यू बची, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन नेट अमाउंट बचा प्रॉफिट का, दैट इज 45,000। 45,000 के अगेन दो टुकड़े होंगे, दो शेयर होंगे। नंबर वन होल्डिंग, नंबर टू माइनॉरिटीज। तो 45,000 का 80% अगर आप करते हो, दैट इज 36,000 का अमाउंट जाएगा होल्डिंग को, और 9,000 का अमाउंट जाएगा माइनॉरिटीज को। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। चलिए भैया ये कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवैल्यूएशन करने के बाद में, दैट इज पॉइंट नंबर 3। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का मैटर क्लोज हो गया। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के बारे में देखते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के बारे में देखते हैं। पोस्ट एक्विजिशन में क्या हुआ, क्या हुआ पोस्ट एक्विजिशन में, आपका प्रॉफिट बढ़ा कि कम हुआ। चलिए जनरल रिजर्व के बारे में समझते हैं, जनरल रिजर्व की क्या पोजीशन है। जनरल रिजर्व भैया आ जाओ, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की वैल्यू है किसका देखोगे, होल्डिंग कंपनी का कि सब्सिडरी का, बताओ, होल्डिंग का कि सब्सिडरी का। तो सर कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, सब्सिडरी के लिए, तो कैलकुलेशंस में सब्सिडरी को ही कंसीडर करोगे। तो यहां पे आप ये जो प्रॉफिट्स है 75 एंड 25, इसको आपको कंसीडर करना है। ये वाले जो प्रॉफिट्स हैं 75 एंड 25, इसको कंसीडर करोगे। तो जनरल रिजर्व में 75 प्रॉफिट होगा। पहले कितना था, पहले कितना था, पहले था 25,000, अब हो गया 75,000। तो ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कितना किया, 50,000, नंबर वन। नंबर टू, पहले प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कितना था 15,000, अब कितना है 25, बढ़ा कितना 10,000, करेक्ट है। चलिए तो कैलकुलेशन करते हैं, आते हैं यहां पे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में क्या पोजीशन आ रही है, जनरल रिजर्व पहले था और अभी कितना है, 75 है अभी, और पहले था 25, 50,000 इंक्रीज हो गया। 50,000 में अगेन दो टुकड़े होंगे, 50,000 में अगेन दो टुकड़े होंगे, 40,000 होल्डिंग कंपनी का और 10,000 माइनॉरिटीज का। सिंपल, सिंपल एकदम। नंबर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भैया एकदम ध्यान से, एकदम फोकस करके आपको समझना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पोजीशन हो रही है सर, प्रॉफिट एंड लॉस तो बड़ा सिंपल है। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर सर हमारा पहले जो बैलेंस था वो 15 था, अभी हो गया है 25। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। चलिए 25 हो गया अभी, पहले था 15,000, वैल्यू कितनी बची 10,000। सर 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब इस पॉइंट पे आके गाड़ी अटकती है, क्यों अटकती है, रीजन क्या है उसका, कि सर डेप्रिसिएशन जो है आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा, आपको यहां पे आके चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड फिगर पे कंसीडर किया कि नहीं किया। वापस बोलता हूं, क्या डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड फिगर पे कंसीडर किया या नहीं किया। सर वो पता कैसे चलेगा, चलिए मशीन की वैल्यू कितनी थी, मशीन की वैल्यू थी बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन चार्ज करूं 10%, तो नई वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90,000, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए 90,000। क्या आपकी यहां पे 90 कंसीडर हो रही है, हाँ सर 90 ही है, 90 ही है,
तो क्या आपने रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दिया? नहीं दिया, नंबर वन। फर्नीचर पे भी देख लो भैया, फर्नीचर पे क्या हुआ? फर्नीचर पे क्या हुआ? 20,000 की बुक वैल्यू थी, 15% कंसीडर करूं तो 17,000 होना चाहिए, 17,000 होना चाहिए। कितना है? 17 ही है सर। मतलब रिवैल्यूएशन का इफेक्ट यहां पे नहीं दिया गया है। तो सर उससे फर्क क्या पड़ेगा? हमने कैलकुलेशन कर ली, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को नोट डाउन कर लिया, कंसीडर कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिंपल। तो भैया रिवैल्यूड फिगर, तो जो 1 लाख की एसेट है वो अब कितनी हो गई? 150 की। तो 50,000 जो ज्यादा हुआ तो उस पर डेप्रिसिएशन भी ज्यादा लगेगा, नंबर वन। और जो वैल्यू कम हुई है तो उस पे डेप्रिसिएशन भी कम लगना चाहिए। तो आपने क्या उसको डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को कंसीडर किया? सर वो तो नहीं किया। तो क्या करेंगे हम? कंसीडर करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं किस तरीके से हो गया। यहां पे इसको ढंग से समझिएगा। मशीन, जो मशीन है उस पे आपने डेप्रिसिएशन कैसे लिया? मशीन पे डेप्रिसिएशन कैसे लिया? सर हमने 1 लाख पे लिया, लेना किस पे चाहिए था? 150 पे। तो 50,000 रुपए पे 50,000 रुपीज पे आपने 10% यानी कि 5,000 रुपीज आपने कंसीडर नहीं किया है। तो अगर मैंने डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया तो मेरा प्रॉफिट अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अब चार्ज करूंगा तो कम हो जाएगा। तो मैं इसको क्या बोलूं? इसको मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन अंडरकास्टेड या अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन। तो मैं यहां पे बोल दूं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। किस तरीके से निकलेगा? 1,50,000, 1,50,000 की वैल्यू है, 1 लाख रुपीस की बुक वैल्यू थी, 50,000 जो रिवैल्यूड फिगर आया उस पर आपको 10% चार्ज करना है। तो 5,000 रुपीज जो है वो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। नंबर दो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इसमें क्या कहानी है? इसमें क्या कहानी है? डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की वैल्यू थी 20,000, 15 हो गई, 5,000 रुपए कम किया, डेप्रिसिएशन कम चार्ज करना चाहिए था लेकिन हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है, ओवर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, ओवर डेप्रिसिएटेड है फर्नीचर। तो उसको क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को रिटर्न बैक करोगे तो प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा 20,000 का अमाउंट था बुक वैल्यू का, 15,000 का अमाउंट आपका रिवैल्यूड फिगर है। इस पे आपको 15%, जो रिवैल्यूड फिगर है ना उस पे आपको 15% क्या करना है? डेप्रिसिएशन कम चार्ज करना है। तो 20,000 माइनस 15,000, 5,000 पे 15%, दैट इज 750 जो है वो रिटर्न बैक करेंगे डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। लगा लो भैया टोटल इसकी नेट अमाउंट कितना आ रहा है? 10,000 में 5,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 5,000 का फिगर बचेगा, 5,000 में वापस एड बैक करेंगे 750, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5750। ये हमारा टोटल वैल्यू हो गया, करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो 80% अगर मैं दूं दैट इज 4600, ये चला जाएगा होल्डिंग कंपनी को और 1150 चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, करेक्ट है। रिजर्व दैट इज जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, माइनॉरिटीज वाला माइनॉरिटीज में ऐड हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, वो आपके किस में ऐड हो जाएंगे? होल्डिंग कंपनी में, जो होल्डिंग कंपनी का पोर्शन है। चलिए भैया आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, करेक्ट। यहां पे फर्स्ट वन दैट इज जनरल रिजर्व। नंबर, जनरल रिजर्व में भी आप कैटेगरी बना सकते हो, होल्डिंग कंपनी का कितना है, सब्सिडरी कंपनी से कितना मिला। तो होल्डिंग कंपनी का वैल्यू कितना था? जनरल रिजर्व 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज होल्डिंग कंपनी का था, एच लिमिटेड दैट इज 2 लाख रुपीज प्लस सब्सिडरी से कितना मिला, दैट इज एस लिमिटेड से कितना शेयर मिला। कितना शेयर भैया यहां पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है और उसकी वैल्यू है 40,000 रुपीज, उसकी वैल्यू है 40,000 रुपीज, करेक्ट है। चलिए तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 2,40,000 आउटर कॉलम में, ये हुआ जनरल रिजर्व। नंबर दो, प्रॉफिट एंड लॉस, उसका क्या सीन है? प्रॉफिट एंड लॉस में भी एच लिमिटेड
एच लिमिटेड का फिगर है 1 लाख रुपीस प्लस एस लिमिटेड में जो शेयर है उसको लेना पड़ेगा। तो यहां पे हमने कैलकुलेट करने के बाद में 4600 का फिगर हमने निकाला था, 4600, तो 104600। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा फिगर कितना आएगा, 2,40,000 प्लस 104600, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 3,44,600। क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आई? क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आई? अगर इतना समझ में आ गया तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है, बाकी तो बड़ा सिंपल वाला काम है, एकदम सिंपल वाला काम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, शेयर होल्डर फंड के अलावा कौन आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नोट बना ले माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। नोट नंबर 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, तो यहां पे आ जाएगा नोट नंबर 3 और इसकी हेडिंग लगा दो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलिए भैया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट डायरेक्टली निकाल सकते हो क्या? सर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन वर्किंग नोट से साफ सुथरा काम हो जाएगा। तो चलिए यहां पे हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 344 आई थिंक सो। तो यहां पे आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सबसे पहले शेयर इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी थी किसकी, एस लिमिटेड की। शेयर कैपिटल थी 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो 1 लाख रुपीस में शेयर कितना, 20%, तो 1 लाख रुपीस इंटू 20% शेयर है किसका, माइनॉरिटीज का। तो 20,000 इसकी वैल्यू आ गई, नंबर 1। नंबर 2, जो जो रिजर्व थे पोस्ट एक्विजिशन प्री एक्विजिशन उन सबको यहां पे देना पड़ेगा। तो शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नंबर 1। नंबर 2, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, दोनों चीजें हमने कैलकुलेशन करके रखी है यहां पे। प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास में फिगर हैं। ये 8,000 रुपीज जो फिगर था वो प्री एक्विजिशन का है, और पोस्ट एक्विजिशन में हमारे पास में फिगर आया था 11,150, 11,150, 10,000 प्लस 1150, ठीक है। और 9,000 रुपीज का जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो वाला। तो 3 चीजें हमको यहां पे शेयर कैपिटल में ऐड करनी पड़ेगी। एंड शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेट किया हुआ है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हम वैल्यूज लिख सकते हैं। प्री एक्विजिशन का 8,000, रिवैल्यूएशन का 9,000 एंड 11,150। टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनॉरिटीज इंटरेस्ट की। सिंपल सी कैलकुलेशन है, फिगर आपको लिखने हैं और आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। 48,150 का अमाउंट आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। 48,150 का अमाउंट आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। इसको आप लिख दो यहाँ पे, हमने भैया वर्किंग नोट करके मेहनत की है, तो आप वहां पे जरूर देख लें इसको। तो 48,150 का अमाउंट आया है, वो वर्किंग नोट के थ्रू चेकर को पता चल जाएगा। बढ़े आगे, तो आगे बढ़ते हैं। माइनॉरिटीज इंटरेस्ट की वैल्यू लिख दो 48,150 की। आगे क्या है, बैलेंस शीट पे आ जाओ भैया वापस से। बैलेंस शीट में क्या है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, ट्रेड पेबल है, टोटल करके वैल्यू लिखनी है, कोई वर्किंग नोट एज सच नहीं है। तो आप क्या करोगे यहां पे, पॉइंट नंबर 3 दैट इज करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटी में भी ए कर दो और वो हो जाएगा आपका ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में वर्किंग नोट मतलब नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू आप शो कर सकते हो, एच लिमिटेड का कितना, एस लिमिटेड का कितना, ज्यादा बेटर रहता है वो शो करना, बट हमको तो पता चल जाएगी वैल्यू 150 प्लस 57 दैट इज 207।
1,50,000 प्लस 57,207 हमको वैल्यू पता चल गई। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, इसको हम बोल देंगे ट्रेड पेएबल। इसको हम बोल देंगे ट्रेड पेएबल। एच लिमिटेड का कितना और एस लिमिटेड का कितना। एच लिमिटेड की वैल्यू है 1,50,000 और एस लिमिटेड की वैल्यू है 57,000 और टोटल वैल्यू हो जाएगी 207। करेक्ट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज वाला पार्ट हो गया। एसेट्स वाला पार्ट देखते हैं। नॉन करंट एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देके रखे हैं। बड़ा ही आसान सा काम है, सिर्फ एसेट्स वाले पॉइंट पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा और इसकी लगा दो टोटल। ये लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला पार्ट तो हो गया। 6 लाख प्लस 3,44,600, 48,150 एंड 207 टोटल लगा लो भैया 11,99750। ये अपनी टोटल आई। एसेट्स की अगर मैं वैल्यू करूं, एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स में क्या हो जाएगा। एसेट्स में हमारे पास में नंबर 1 दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके लिए नोट नंबर 5 एंड नंबर 2 दैट इज अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसका बना लेंगे। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो लिखते ही नहीं है, वो तो सेट ऑफ हो जाता है ना। होल्डिंग कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सब्सिडरी कंपनी में, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो लिखते ही नहीं है, वो तो एलिमिनेट हो जाता है शेयर कैपिटल और रिजर्व से। सीओसी निकालते हैं तब होता है ना। तो यहां पे क्यों लिख रहे हैं, तो यहां पे इसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पे आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अलग से है और सब्सिडरी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग से है। आपको यहां पे नोट के थ्रू पता चल रहा होगा। 160 का जो इन्वेस्टमेंट है वो सब्सिडरी का है, 450 प्लस 150 का जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग से है। चलिए आते हैं यहां पे, और एक पॉइंट यहां पे आपको बीच में और लिखना पड़ेगा। एक पॉइंट आपको यहां पे और लिखना पड़ेगा, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। पॉइंट नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट कितनी कौन सी है। पॉइंट नंबर 7 इंटेंजिबल एसेट्स को आपको गुडविल जो आएगी या रिजर्व आता है तो रिजर्व की कैलकुलेशंस इस क्वेश्चन में आपकी गुडविल आएगी, तो आपको वहां पे उस तरीके से शो करना पड़ेगा। इसके लिए कंफ्यूजन ना हो तो आपको क्या करना है, पहले से ही वो कैलकुलेशंस करके रखनी है सीओसी की। तो पॉइंट नंबर 5 आएगा दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास में 2 चीजें हैं, नंबर 1 मशीनरी, नंबर 2 फर्नीचर। तो मशीनरी की जो वैल्यू है उसको हमको यहाँ पे पहले शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने मशीन की कैलकुलेशन करते हैं। मशीन में अपने पास में 2 चीजें हैं, नंबर 1 एच लिमिटेड का कितना है और नंबर 2 एस लिमिटेड का कितना है। तो एस लिमिटेड और एच लिमिटेड की वैल्यूज देख लेते हैं। एच लिमिटेड का है 3 लाख रुपीज और यहां पे एच लिमिटेड की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख रुपीज। फाइन, नंबर 1। नंबर 2 एस लिमिटेड की वैल्यूज में क्या होगा। एस लिमिटेड की वैल्यू पहले मशीन की थी 1 लाख रुपीज की और उसके बाद में उसकी जो वैल्यू थी उसको आपने इंक्रीज कर दिया 150 पे लेके गए। तो यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज 1 लाख रुपीज की वैल्यू थी, इसमें रिवैल्यूएशन किया तो इसको अपने बोल सकते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन 50,000। फिर उसकी नई वैल्यू दैट इज रिवैल्यूड वैल्यू हो गई 1,50,000। 1,50,000 में क्या किया, फिर इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा 10% का। डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा 10% का। तो 15,000 आप उसकी वैल्यू को क्या करोगे, माइनस करोगे और उसकी नई वैल्यू आ जाएगी 1,35,000। तो टोटल जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहां पे मशीनरी की दैट इज 4,35,000।
सिंपल सी कैलकुलेशन है। नंबर 2, सेम तरीके से अपने को फर्नीचर के बारे में देखना पड़ेगा, फर्नीचर के बारे में देखना पड़ेगा। तो फर्नीचर में क्या हो रहा है, सेम चीज, एच लिमिटेड का कितना है भैया, एच लिमिटेड का कितना है और एस लिमिटेड का कितना है। तो एच लिमिटेड में फर्नीचर की जो वैल्यू है वो है आई थिंक 1,50,000। ओके ओके चलिए, एच लिमिटेड का है 1,50,000 और एस लिमिटेड में पहले जो वैल्यू थी वो थी 20,000 की, करेक्ट है, 20,000 की वैल्यू थी। फिर आपने इसमें से रिवैल्यूएशन करके जो रिवैल्यूएशन लॉस था उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 5,000 का आपका क्या आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। आप डायरेक्टली रिवैल्यूड वैल्यू भी लिख सकते हो 15,000 की। तो यहां पे अपने पास में 15,000 की वैल्यू है रिवैल्यूड। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है भैया, 15% डेप्रिसिएशन है। तो 15,000 का 15% डेप्रिसिएशन 2250 वैल्यू आएगी और 2250 वैल्यू जो आई उसको माइनस करने के बाद में आपकी वैल्यू आ जाएगी 12,750 प्लस 1,50,000 that is 1,62,750। तो टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू है, टोटल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 4,35,000 प्लस 1,62,750 दैट इज 5,97,750, 5,97,750। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये जो वैल्यू है वो अपने को कहां लिखनी पड़ेगी, बैलेंस शीट में प्रेजेंट करनी पड़ेगी। कहां है भैया हमारी, तो 5,97,750। होपफुली आपको समझ में आया। 5,97,750 रुपीज हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली, नंबर 1। नंबर 2, इंटेंजिबल एसेट का पॉइंट है। इंटेंजिबल एसेट में आपको क्या करना पड़ेगा, सही से कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी इंटेंजिबल एसेट्स की। किस तरीके से शो करोगे वो बड़ा इजी है, बट कैलकुलेशन जो है वो अपन समझ लेते हैं। कैलकुलेशन करते हैं सीओसी की, दैट इज, चलिए आई थिंक सो 5 6 4 5। ओके, फिफ्थ नंबर का वर्किंग नोट बनेगा, फिफ्थ नंबर का वर्किंग नोट बनेगा। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दैट इज सीओसी, दैट इज सीओसी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहली चीज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है ये आपको कहां से पता चलेगा, ये आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से पता चलेगा जो कि आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है, दैट इज जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें दिया हुआ है, दैट इज 1,60,000, 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, नंबर 1। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख लो 1,60,000, पहला काम। दूसरी चीज इसमें आपको माइनस करना पड़ता है, इसको कंपेयर करना पड़ता है शेयर इन इक्विटी, जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है इक्विटीज ऑफ सब्सिडरी में, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आपको यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा, दैट इज शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना शेयर है, तो कितने की कैपिटल थी अपने माइनॉरिटीज इंटरेस्ट से आपको पता चल जाएगा। 1 लाख रुपीस की कैपिटल थी जिसमें 80% जो है वो होल्डिंग कंपनी का है, जो बाकी पोर्शन बच्चा वो माइनॉरिटीज का है। तो माइनॉरिटीज का हमने 20 लिखा हुआ है, तो होल्डिंग कंपनी का जो हो जाएगा वो 80,000 का अमाउंट हो जाएगा, नंबर 1। कैलकुलेशन कैसे किया, 1 लाख रुपीस का 80%, सिंपल एकदम, नंबर 1। नंबर 2, जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं और जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है वो आपको यहां पे माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए माइनस कर देंगे, दैट इज शेयर इन, दो चीजें थी आपके पास में, एक तो जनरल रिजर्व था और एक आपके पास में था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, और दोनों की कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले से ही करके रखी है वर्किंग नोट के थ्रू। तो यहां पे होल्डिंग कंपनी का 20,000 एंड 12,000 टोटल अमाउंट हो रहा है। जनरल रिजर्व है 20,000, नंबर 1, और 12,000 रुपीज है प्रॉफिट इन लॉस। एक और चीज है, दैट इज रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो भी आपको करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस। तो 36,000 जो है वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, दैट इज यहां पे आ जाएगा शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स,
तो टोटल प्रॉफिट था 45,000, जिसमें से 36,000 किसका है, होल्डिंग कंपनी का है। तो यहां पे आप क्या करोगे, 36,000 माइनस कर दोगे, और तो कोई चीज आनी नहीं है। तो कैलकुलेशन करते हैं कि आपका गुडविल आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है। तो इसकी टोटल लगाएं और 1,60,000 में से माइनस करें तो 80,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000, 1,48,000 आपकी टोटल आ रही है। 160 का पेमेंट किया, 148 का बेनिफिट मिला। तो आपने जो 12,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे किए हैं वो आपने गुडविल के लिए किए हैं। तो यहां पे आ जाएगा अमाउंट 12,000 और ये हो जाएगी आपकी गुडविल। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो वर्किंग नोट नंबर आपने बनाया 5 और आपको यहां पे इंटेंजिबल एसेट्स की कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो जो हमने कर ली है। तो चलिए भैया इसको प्रेजेंट कर देते नोट्स टू अकाउंट्स में। पॉइंट नंबर आ जाएगा 6, दैट इज नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में पॉइंट नंबर 6 और यहां पे लिखना है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट, और इंटेंजिबल एसेट में हमारे पास में क्या है, गुडविल है। और ये हमको कहां से पता चला, वर्किंग नोट हमने बनाया, वर्किंग नोट नंबर आपको लिखना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 5, और वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपीज है। पॉइंट नंबर 7 आएगा। पॉइंट नंबर 7 में आपके पास में लास्ट एक एसेट बचती है, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपके पास में दो कैटेगरीज है, समझिएगा इसको। आपके पास में दो कैटेगरीज है, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 4,40,000 एंड 1,50,000 के, जो कि एस लिमिटेड ने अलग कंपनी में किया हुआ है और एच लिमिटेड ने भी अलग कंपनी में किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या बारी आएगी कि जो एलिमिनेट करना है आपको, वो शेयर इन एस लिमिटेड वाला जो पोर्शन है, जो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट किया उसको एलिमिनेट करना है। तो ये जो 1,60,000 है ये आपको शो नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2 बारी आती है, दैट इज 440 प्लस 150 जो है वो आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं यहां पे, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो यहां आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में एच लिमिटेड का कितना और एस लिमिटेड का कितना, ये सारी कैलकुलेशन आपको वहां पे शो करनी रहती है। 4,40,000 एंड 1,50,000, दैट इज 5,90,000 का आपका फिगर आया, करेक्ट है। चलिए यहां पे आपका ये क्लोज हो जाता है। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। जो इंटेंजिबल एसेट है उसके लिए आपने नोट बनाया हुआ था, 12,000 का फिगर आया था, और आपने नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था 5,90,000 का। क्या आपकी टोटल एसेट साइड की और टोटल लायबिलिटी साइड की मैच हो रही है? अगर मैच हो रही है तो कांग्रेचुलेशन, आपका आंसर सही है। तो चलिए देख लेते हैं, 5,97,750 प्लस 12,000 प्लस 5,90,000, तो वैल्यू आ रही है 11,99,750। तो बैलेंस शीट की दोनों साइड की जो टोटल है वो आपको कैलकुलेट करके मैच हो गई है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देनी है। तो इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देनी है। मैं आपको पूरा जूम आउट करके दिखा देता हूं। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी रहेगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, फिर उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, फिर जितने भी वर्किंग नोट्स बनते हैं वो आपको शो करने रहेंगे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा वापस से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।